हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपना जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें अपन पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशंस का फॉर्मूला बताया था अपन ने। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है, उसकी डेफिनेशंस और उसके बारे में अपन चालू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो टॉपिक का नाम था अपना पैकिंग, PACKING, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि पार्टिकल्स को ऐसे अपन को अरेंज करना है ताकि इनके बीच में मिनिमम वैकेंट स्पेस रहे, और इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी इट इज़ द रेशियो ऑफ डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई by particles and volume of unit cell। तो यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स को अपन क्या मानते हैं, स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मान लो एक बॉक्स ले लिया आपने, और ये बॉक्स जो है इसके अंदर आपने एक बॉल डाल दी, ये एक बॉल आ गई। अब इस बॉल का अगर वॉल्यूम देखते हैं तो बॉल का वॉल्यूम अलग है और इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, अलग होगा। इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पार्टिकल्स को अपन को ऐसे अरेंज करना है ताकि इनके बीच में स्पेस कम से कम रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। ये अपन को अलग अलग निकालनी है, और इसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया था। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है, उसके बारे में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, यहाँ जो अब अपन बात करते हैं, मान लो आपको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज के लिए तो मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 100। अब पार्टिकल्स को अपन ने क्या माना था, स्फीयर, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। एक क्यूब इसलिए लेते हैं अगर क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक के लिए एक क्यूब लेना, हर एक के लिए नहीं लेना है। ऑर्थोरोम्बिक के लिए, रोम्बोहेड्रल के लिए, उनके लिए नहीं लेना है, अपन को क्यूबिक के लिए लेना है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, 100। इस फॉर्मूले में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो। ये तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का मतलब बॉल का है या एक स्फीयर का वॉल्यूम है, लेकिन मैं कहता हूँ एक जो क्यूब है उसके अंदर 1 स्फीयर भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। तो यहाँ अपन इसको Z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब Z क्या है, यहाँ पे Z के बारे में लिख देते हैं। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। UC का मतलब क्या हो गया, यूनिट सेल। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, इसको अपन बोल सकते हैं Z की वैल्यू। तो ये हो गया अपना टॉपिक फर्स्ट जो है, पैकिंग एफिशिएंसी एक रेशियो है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इन दोनों का रेशियो है। और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल को एक स्फीयर माना है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, अपन को 100 से। और ये वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स या स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इनटू मल्टीप्लाई बाई Z, और Z यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अब इसमें Z की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। नीचे एक क्यूब है, और एक क्यूब किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और मल्टीप्लाई बाई आपको क्या करना है, 100। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है हर जगह। इसमें अपन को SCC सिंपल क्यूबिक का अलग करेंगे, बॉडी सेंटर्ड का अलग करेंगे, और फेस सेंटर्ड का अलग करेंगे। आपको पूरा डिटेल समझाएंगे कैसे किसी का पैकिंग एफिशिएंसी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है, अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसको
सिंपल क्यूबिक, टॉपिक का फर्स्ट नाम क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसका आपको क्या निकालना है? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। फ्रैक्शन मतलब रेशियो हो गया, और एफिशिएंसी के लिए मतलब परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। तो आपको जब आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, पहले सिंपल क्यूबिक का एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। डायग्राम ले लेते हैं क्यूब का 3D, और ये क्यूब, ये क्यूब ले लिया। अब इस क्यूब के अंदर अपन मान लेते हैं, एक बार शेप में चेंज करते हैं। ये क्यूब ले लिया। अब क्यूब में मैंने कहा कि भाई अपन पार्टिकल्स को जब अरेंज करेंगे तो अरेंज किस टाइप से करेंगे? सिंपल क्यूबिक में ये मैंने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? एट द कॉर्नर ऑफ सेल। तो कॉर्नर्स के लिए अपन देखते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम देखते हैं। देखो ये कॉर्नर्स है, यहाँ पे अपन कहते हैं ये बॉल्स, इसके अंदर ये बॉल्स आ रखी है कॉर्नर्स पे। ये अपन ने डायग्राम बता रखे हैं पहले भी आपको। ये यहाँ पे भी बॉल है, पार्टिकल्स है, और ये इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है। ये पार्टिकल्स यहाँ अरेंज है। अब ये अपन यहाँ पे भी कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अपन को आगे आगे वाले पार्ट्स दिखेंगे, पीछे वाले पार्ट्स अपन को नहीं दिखते हैं 3D स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये इसका 3D स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं। इसके पीछे भी वॉल्स हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि फिर आगे आगे ही है कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे ये वॉल्स है, और ये जो अरेंजमेंट अपन ने बताया है, 4 कॉर्नर्स पे, आगे वाले 4 कॉर्नर्स पे भी है और पीछे वाले 4 कॉर्नर्स पे भी है। तो अपन जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये इस टाइप से डायग्राम बनता है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर अपन ने जो अरेंजमेंट बनाया है ये किसका बनाया है? सिंपल क्यूबिक का। और ये जो बॉल है ये ओनली कहाँ पे आई हुई है? इस जगह आई हुई है। ये अपन इस जगह बॉल को बोल रहे हैं, यहाँ पे बॉल आई हुई है। अब बॉल का मतलब अपन इस क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट गया, ये तो अपन ने बता दिया था कि भाई कितना पार्टिकल्स आएगा। z की वैल्यू इसके लिए आ जाएगी 1, z इक्वल टू 1, ये अपन ने बता दिया था इससे। अब z हो गया 1, लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब ये कैसे निकालना अपन को? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है? तो यहाँ अपन को परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का वापस एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये अपना फॉर्मूला था। आपको ए और आर में रिलेशन निकालना था, और रिलेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो इधर ध्यान देते हैं एक बार। ये यहाँ से यहाँ तक अपन इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो इस डॉट से लेके ये डॉट तक, ये पूरा जो एज है ये किसका एज है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ ए है। कहाँ से कहाँ तक? इस बॉल के सेंटर से लेके उस बॉल, दूसरी वाली बॉल का सेंटर जो है वो डिस्टेंस कितना हो गया? ए। अब आपको मालूम है इस सेंटर से लेके यहाँ तक कौन सा हो जाएगा? आर हो गया, रेडियस हो गया। और इस सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को भी क्या बोलेंगे? आर। इसका मतलब यहाँ अपने पास 2r हो गया। वो 2r किसके इक्वल हो गया? ए के। वापस सुनो, अपन ने कहा पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे है, इधर देख ले वापस, और यहाँ पे भी है। ये अगर डिस्टेंस आर है और ये भी डिस्टेंस आर है, तो पूरी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ए। पूरी एज कितनी हो जाएगी? ए। तो यहाँ ए और आर में जो रिलेशन आया मेरे पास, ए इजिकल टू मैं लिख सकता हूँ 2r, लिख सकते हैं।
और यहाँ पर आपको r की वैल्यू निकालनी है, तो r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a/2। अब इस a/2 का अपन कैसे ये सॉरी इरेज करना है, a/2 और r में अपन ने रिलेशन निकाल दिया और इसका परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। z की वैल्यू यहाँ से अपन ले लेंगे, कितनी आएगी अपने पास 1। तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z हो गया 1 इंटू 4/3, पाई की जगह आप क्या कर रहे हो 22/7 इंटू r की जगह r हो गया रेडियस, और रेडियस की जगह आपको क्या लेना है, यहाँ पे r की जगह ले लेता हूँ मैं a/2, और a/2 का होल क्यूब, और नीचे भी क्या आ जाएगा a³ मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ r की वैल्यू a/2 रखनी है, और a/2 रखने के बाद में इसका क्या करना है, क्यूब करना है। ये करने के बाद करना क्या, आपको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी को सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करके बताते हैं। P का मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, 4/3 इंटू 22/7 और इंटू में आ जाएगा a³/8। a³/8 इसलिए आया कि a/2 का पूरे का क्यूब करना है। a का अगर क्यूब करेंगे तो a³ हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब कितना आ गया 8। और यहाँ आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, वापस a³ से, और मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। a³ से a³ को कट कर सकते हैं, करने के बाद अपने पास ये जो आंसर आया 4 2 जा ये हो गया, और 2 11 जा, तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 1100, और अपॉन कितना आ गया 21। 1100 अपॉन 21 को जब सॉल्व करेंगे तो अराउंड आंसर आना चाहिए 52.37 या 36, ये इसका आंसर आएगा परसेंटेज में। ये वैल्यू किस में आ रही है अपने पास, परसेंटेज में। इस तरीके से अपन को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये आपको फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ए और आर का रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन मैंने इस स्ट्रक्चर को देख के निकाला, क्योंकि अपन को मालूम है जब क्यूब की एज है और एज लेंथ में 2 बॉल्स अवेलेबल है और 2 पार्टिकल्स अवेलेबल है, ये पार्टिकल का रेडियस आर और दूसरे पार्टिकल का भी रेडियस आर, इन दोनों को मिलाएंगे तो 2r हो जाता है, और 2r का फिर a के साथ रिलेशन निकाला मैंने। 2r किसके इक्वल है, एज लेंथ ऑफ a, लेकिन यहाँ अपन को ये लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। r क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल, और a क्या है, एज लेंथ, EDG एज लेंथ ऑफ क्यूब की एज लेंथ जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, a। अब इसको सॉल्व करने के बाद में ये अपना आंसर इस तरीके से आता है। तो ये हो गया अपना टॉपिक जो है वो कौन सा था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट करना। अगर यही आपको पूछे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए बस इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना। पैकिंग फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। पैकिंग एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में पूछे तो 100 से करना है, अदरवाइज पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो पॉइंट में आ जाएगा आपके, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो आंसर आ जाएगा 0.5237, ये आ सकता है। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक होता है इसका, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेटेड बाय SCC सिंपल क्यूबिक। और अब जो सेकंड टॉपिक आएगा वो आएगा BCC, और BCC का पूरा नाम क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये अपन सॉल्व करेंगे, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे करनी है अपन को। तो वापस अपन उसी शेप पे आते हैं। बॉडी सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स होता है वो कहाँ अवेलेबल होता है, अपन ने देखा था एक तो कॉर्नर्स पे, और उसके अलावा सेंटर ऑफ बॉडी का मतलब सेंटर ऑफ क्यूब, उस पे अवेलेबल है।
तो एक बार डायग्राम पे वापस आते हैं, अपन शेप्स पे आते हैं, और शेप में भी किसका लेना है, क्यूब का ले लेते हैं। और ये अपन ने एक डायग्राम बनाया। ये डायग्राम अपन ने बनाया। तो इस डायग्राम को क्यूब को वो डायग्राम है, और क्यूब के डायग्राम में पार्टिकल्स का जो अवेबिलिटी है वो कहाँ कहाँ पे है, इसको अपन डायग्राम को वापस थोड़ा सा डिज़ाइन करके समझा देते हैं ताकि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए। मैंने कहा पार्टिकल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे भी है, और कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पे भी है। तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल अवेलेबल है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ इस कॉर्नर्स पे भी है, और पीछे वाले कॉर्नर्स पे भी है। सॉरी, शेप गायब हो गया वापस। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। अब मैंने कहा पार्टिकल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे। ये कॉर्नर हो गया, एक तो इस कॉर्नर पे है, और एक मैंने पार्टिकल्स को बताया है आपको कि ये जो अवेलेबल है वो कहाँ पे है, ये पार्टिकल्स की अवेबिलिटी। एक जो है मैंने कहा हर एक कॉर्नर्स पे तो है ही है, ये कॉर्नर्स पे है। तो आपको समझ में आया कि भाई कॉर्नर्स पे तो फिक्स रखना ही है इनको, कॉर्नर्स को चेंज नहीं करना है, कॉर्नर्स पे तो है ही है, हर एक किसी में भी आए, चाहे सिंपल क्यूबिक में आए, चाहे बॉडी सेंटर्ड में आए, चाहे इसमें आए, कॉर्नर्स पे है। अच्छा, कॉर्नर्स के अलावा अपन कह रहे हैं एक बॉल बीचों बीच में है। अब बीचों बीच का बॉल का स्ट्रक्चर अपन ये बना देते हैं इस टाइप से, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि इजीली ये भी समझ में आ जाए आपको कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसमें आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है कि भाई ये बॉल्स जो है यहाँ पे भी अवेलेबल है, और यहाँ पे भी है, कॉर्नर्स पे भी है, और इस पे भी है। तो आपको अंदर वाला साइड भी क्लियर कर देते हैं कि भाई यहाँ पे भी बीच में एक बड़ी बॉल है, वो पूरी क्यूब के अंदर आई हुई है। ये बॉल कहाँ पे अवेलेबल है आपकी, पूरी क्यूब के अंदर है। तो ये इसका डायग्राम अपन बना रहे हैं, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं इसका। ताकि इजीली ये आपके क्लियर हो जाए कैसे किसी का डायग्राम बना सकते हैं अपन। 3D डायग्राम है ये, और समझ में आना चाहिए पूरा, आपको क्लियर होना चाहिए टॉपिक, ताकि आगे दिक्कत नहीं आए कि भाई कैसे इसका 3D डायग्राम बनेगा। ये देखो, ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, एक इस कॉर्नर पे फर्स्ट पे, ये बीचों बीच में बॉल है सेंटर पे, और ये जो है लास्ट कॉर्नर पे है। बाकी कॉर्नर सारे पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आगे भी है, इधर भी है, सब जगह है। ये समझाने के लिए अपन ने एक डायग्राम बनाया है। तो इसमें अपन जब देखते हैं कि ये डायग्राम के अंदर आप जो लास्ट जो है ये यहाँ से इसका सेंटर, अब ये सेंटर अपन को थोड़ा सा लाइट लेना पड़ेगा। ये सेंटर यहाँ से लेके अपन को जो डिस्टेंस निकालनी है,
ये आ गया। अपन को जो डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से कहाँ तक की है, इस सेंटर से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस अपन को निकालनी है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे निकालते हैं किसी का ये डिस्टेंस? सबसे पहले तो मैं क्यूब का ये डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इसका ये वाला डिस्टेंस निकालना ज़रूरी है। ये डिस्टेंस देखो, अगर आपको मान लो ये बेस है, ये क्यूब का बेस है और क्यूब की जो लेंथ है, ये एज लेंथ है वो ए है, ये भी एज लेंथ ए है, और आपको ये डायगोनल निकालना है। किसका डायगोनल है? ये फेस का डायगोनल। भाई अपन ने जो नीचे फेस दे रखा है इसका डायगोनल ये निकालना है। और इस डायगोनल में ये यहाँ से डिस्टेंस है, ये तो आपको मालूम है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ए। अब ये डायगोनल कैसे निकालते हैं? ये बेस वाला मैंने डायग्राम वापस एक बार लिया है ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब ये मेरे को डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये डायगोनल अपन को निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या निकालना है? पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और ये डायग्राम अपन समझाते हैं। फॉर्मूला वही है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। z की वैल्यू BCC में मैंने आपको बता रखी है 2 होगी। 2 कैसे है? एक तो बॉल बीचों बीच में पड़ी और बाकी सारी कहाँ पे? कॉर्नर्स की बॉल 1 और बीच वाली बॉल क्या हो गई? 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब अपन को जो ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? ये एज लेंथ ए और ये भी एज लेंथ, और इसके लिए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाना है। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, ये x है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2a स्क्वायर और x इजिकल टू क्या हो जाएगा? √2a। तो √2a कौन सी डिस्टेंस आई? ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास आ गई है √2a। लिख दिया मैंने यहाँ पे √2a। अब √2a और ये लेंथ है अपने पास a, ये a। अब बताओ, ये अपन जो बीच वाला जो डायगोनल ऑफ क्यूब का डायगोनल का मतलब है इस कोने से लेके नीचे वाले कोने तक की डिस्टेंस, वो आपको निकालने के लिए वापस पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें करने के लिए क्या करेंगे अपन? ये लेंथ अपने पास सही है, बेस का लेंथ है, बेस का क्यूब लेंथ डायगोनल है अपने पास। अब बेस का अगर डायगोनल है और इसके परपेंडिकुलर ये एक लाइन आ रही है सीधी, ये ए है और ये वाली लेंथ जो है वो √2a है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। तो वो 3D डायग्राम है इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगा इसमें। अब इस डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ, यहाँ y लिख देता हूँ, y निकालना मेरे को। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे? y स्क्वायर इजिकल टू √2 का होल स्क्वायर, नीचे वाला बेस का डायगोनल का होल स्क्वायर ले लिया और ऊपर वाले का क्या करना है? स्क्वायर ले लिया, a स्क्वायर। तो y स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आंसर आया y स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया? 3a स्क्वायर, और y इजिकल टू आ गया मेरे पास √3a। अब देखो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। और अब मैं यहाँ देखो बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है उसको अपन r बोलते हैं। बॉल का रेडियस r है। अब इस सेंटर से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ तक, तो ये भी r और ये भी r, 2r हो गया बीच वाला, और लास्ट एक कॉर्नर्स वाला है ये भी r। तो टोटल मिला के कितना r हुआ? 4r। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 4r इजिकल टू √3a लिख सकते हैं, डायग्राम से दिख रहा है। अब r इजिकल टू अपने पास रिलेशन आ गया √3a/4, ये आ गया। अब अपन को क्या करना है? z की वैल्यू जो है वो 2 रखनी है और r की वैल्यू जो है ये रखनी है, और रखने के बाद में अपन को सॉल्व करना है। तो करने के लिए अपन क्या करेंगे? परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला यही रखेंगे, अप्लाई करेंगे, और करने के बाद 2 × 4/3 ×
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू √3a/4 का होल क्यूब और इंटू ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100, ये करना है। अब सॉल्व करते हैं, देखो अगले वाले पेज पे करते हैं, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशन दिखेगा इसमें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z की वैल्यू 2 हो गई 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है √3a/4, ये अभी मैंने बोला था, क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला है और इसको सॉल्व करना है। देखो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू √3 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है? 3 बार, क्योंकि क्यूब है तो √3 इंटू √3 3√3 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 को भी 3 बार लिखना है क्योंकि इसका भी क्यूब है, और ए क्यूब तो आएगा ही आएगा, नीचे भी ए क्यूब आएगा। मल्टीप्लाई किससे करना? 100 से। ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो गया? कैंसल। अब अपने पास 4 से एक 4 कैंसल, अब 2 का टेबल से ये 4 कैंसल, और 2 से ये 11 टाइम्स, 3 से ये 3 भी कैंसल। तो अपने पास जो बचा हुआ है वो कौन सा चीज़ बचा हुआ है? देखो 11 बचा हुआ है इंटू √3 बचा हुआ है, और एक 7 बचा हुआ है, एक 4 बचा हुआ है, और ऊपर 100 बचा हुआ है। यही चीज़ बची हुई है। अब इनको सॉल्व करने के लिए अपन ले लेते हैं √3 की वैल्यू को, आपको याद रखना है कितना आता है, 11 इंटू 1.732 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 4 की टेबल से ये काट दो भले 25 टाइम्स। फिर इन सबको सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। करने के बाद जो आंसर आएगा लगभग 68%, ये आंसर मेरे पास फाइनल आएगा। तो ये जो 68% जो मैंने निकाला है, ये पैकिंग एफिशिएंसी है, वो किसका है? बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी बॉल? 68%। अब अपन कहते हैं 68 तो कवर कर लिया, बाकी ब्लैंक स्पेस भी तो होगा इसके पास। वो जो ब्लैंक स्पेस होगा, जो स्पेस ब्लैंक है, वो कैसे निकालते हैं ब्लैंक स्पेस? वो देखो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम होता है क्यूब का, वो होता है 100, और 100 में से ऑक्यूपाई कितना हो गया? 68। तो आंसर आ गया 32% ब्लैंक स्पेस, वैकेंट स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है। कोई 100% तो पैकिंग एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कितना आ सकता है इसके अंदर? 32% वैकेंट स्पेस इज पॉसिबल इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये अपना टॉपिक यहाँ अपन ने कराया बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी। अब अपन को जो नया करना है, एक थर्ड जो लास्ट बचा हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूले का मतलब उस पर जो टॉपिक करना है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बारे में अपन आते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं ताकि ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, एफसीसी। एफसीसी का पूरा नाम लिख देते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये हो गया अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसी के लिए अपन को फिर वापस एक बार डायग्राम से समझा दें। फॉर्मूला वही है, पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा? z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो ये 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब अपन को जो करना है, इसका डायग्राम देख के समझाना है कि भाई पार्टिकल्स एक्चुअल में स्पेस कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई कर रखा है इन्होंने। तो ले लेते हैं एक क्यूब कोई भी,
ये क्यूब यहाँ पे ले लिया भाई, क्यूब आ गया अपने पास। अब क्यूब के अंदर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट मैंने किया है वो है एक तो कॉर्नर्स पे, और इसके अलावा सेंटर ऑफ ईच फेस। अच्छा, फेस कौन सी होती है आपको मालूम है क्यूब की? ये जो दीवारें हैं, दीवार का मतलब ये ऊपर वाला, साइड वाले चार ये हो गए फोल्ड, और एक नीचे वाला बेस, इन सब को मिला के 6 अपन फेसेज की बात करेंगे। 6 फेसेज में पार्टिकल्स के फेसेज के सेंटर पे पार्टिकल्स अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ मैं एक डायग्राम छोटा सा देख के समझाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि भाई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ करा हुआ है। तो ये एक आगे वाला पोर्शन यहाँ लेता हूँ। एक तो हो गया इस फेस के बिल्कुल सेंटर पे, ये एक फेस ले लिया मैंने। बाकी जो पार्टिकल्स है वो सारे कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? कॉर्नर्स पे। तो ये अपन को यहाँ से थोड़ा आइडिया लेना है कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ पे है। अब इसको अपन फिलिंग कर देते हैं ताकि आपको ये चीज़ पूरा क्लियर समझ में आ जाए कि भाई पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे किया हुआ है। ये डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं, और इस डायग्राम के अंदर अपन ने पूरा इसको कवर किया है बॉल्स को। ये बॉल भी बीचों बीच में है, तो इसको भी कवर कर देते हैं अपन। इस बॉल को भी कवर कर देते हैं। ये अपन ने कवर कर दिया। अब मैंने कहा ये अपन ने जो लगाया है वो एक दीवार पे लगा है। दीवार पे, दीवार का कहने का मतलब है एक बॉल बीचों बीच में, फेस के बीच में, और बाकी सारी बॉल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? कॉर्नर्स पे। तो जो अरेंजमेंट मैंने करा है ये एकदम राइट है। इसमें थोड़ा सा अपन और आगे समझा देते हैं। जो बॉल्स का इसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर है, इस बॉल का यहाँ पे सेंटर है, और इस सेंटर को मैं यहाँ से टच कर देता हूँ। देखो, अब ये फेस है, फेस में मेरे को ये रिलेशन अपन को निकालना है। सेंटर से लेके इस सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस हो गई r। अब ये सेंटर से लेके 2r और ये भी r, मतलब टोटल 4r होनी है। z की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। इसके लिए z की वैल्यू कितनी है? z इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 4। ये आपको समझा दूँ कि कॉर्नर्स पे अगर बॉल्स का अरेंजमेंट करते हैं तो कॉर्नर्स के हिसाब से बॉल का अरेंजमेंट करेंगे तो ओनली 1 बॉल्स आती है एट द कॉर्नर्स, और बाकी सारी फेसेस पे है। और फेस का अगर अपन अरेंजमेंट देखते हैं तो फेस पे पार्टिकल्स अवेलेबल है। हर एक फेस पे अगर देखेंगे तो आधी बॉल्स फेस के अंदर, जैसे ये मार्कर है, अब ये फेस है, अब ये मैंने ऐसे अरेंजमेंट किया, तो बताओ ये बीच की दीवार, तो बताओ मार्कर आधा कहाँ है? अंदर की तरफ, और आधा कहाँ है? बाहर है। तो आधा जो है अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये बॉल्स जो है ये आधी अंदर है क्यूब के अंदर, और आधी आधी अगर 6 फेस पे है अवेलेबल है तो अपन कितने पार्टिकल्स, 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। अब मेरे को ये रिलेशन निकालना है यहाँ पे। इजी, बिल्कुल इजी रिलेशन है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने जो निकाली थी वो है एज लेंथ, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये r हो गया, ये 2r हो गया, और ये एक r और हो गया, टोटल 4r है। और आपको जो निकालना है डायगोनल ऑफ फेस। अब ये निकालने के लिए अपन रिलेशन पे आते हैं। अपन ने जो निकाला है वो √2 है। ये जो लेंथ है ये कितनी है? √2 है। तो 4r इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ √2a। वही पाइथागोरस से a ये वाली और a ऊपर वाली, a² + a² का रूट किया, 2a² का रूट करेंगे तो लास्ट आंसर क्या आया? √2a। r इज इक्वल टू मेरे पास आंसर आया 2a/4। ये आ गया रिलेशन। बस सिंपल रिलेशन आ गया। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करो, z की वैल्यू को यहाँ पुट करो, और आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z हो गया यहाँ पे 4 × 4/3, पाई की जगह 22/7,
इंटू आर की जगह आपको रखना है √2a/4 का होल क्यूब और मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब। अच्छा, ये इंटू मल्टीप्लाई 100 जो है, देखो यहाँ एक लाइन कर रहा हूँ ताकि ये इससे मैच मिस नहीं करना है आपको। ये चीज़ अलग है और ये अलग है, और ये ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे लिख देते हैं अपन। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू ये हो जाएगा 4 × 4/3 × 22/7 इंटू अपने पास जो आ रहा है √2 को क्यूब करना है, इसका मतलब 2 × 2 और मेरे पास नीचे जो बचा हुआ है 4 × 4 × 4, ये 3 बार कर दिया, और ये a का क्यूब और नीचे भी a का क्यूब और मल्टीप्लाई करना 100 से। यहाँ अपन ने आगे ऊपर नहीं लिखा था, ये नीचे लिखना पड़ रहा है, इसलिए 100। तो अब देखो यहाँ से ये कट गया, कौन कटा? 4 से एक 4 कटा, इस 4 से एक 4 और कट गया, और इसके बाद में ये 2 से और काट दो ताकि और इजी हो जाए, और ये 11 काट दिया। अब ए क्यूब से ए क्यूब तो काटो, मेन चीज़ तो कटी नहीं, तो फिर आंसर कैसा आएगा? और परसेंटेज के लिए वापस वहीं पे आते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू अपने पास जो आंसर बचा हुआ है 11 × √2/21, बाकी सारा कट गया भाई, कट गया, इंटू 100, ये कर लिया। अब आप इसको वैल्यू को पुट करके आंसर निकालेंगे, आगे लिख देता हूँ 11 × 1.4141 इंटू 21 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये जब सॉल्व करते हैं आप तो अपने पास जो आंसर आएगा अराउंड आ जाएगा 74%। ये आप कैलकुलेट घर से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आया? 74%। तो बेस्ट पैकिंग जो होगी वो किसकी हो सकती है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हो सकती है, जिसका पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन जो आया वो 74% आया। ये सबसे अच्छा पैकिंग है। फेस सेंटर्ड की जगह HCP का भी पैकिंग है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी इतना ही आएगा, 74% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो अपन ने तीनों का निकाला, तीनों को एक बार रिवाइज करते हैं। SCC का मैंने निकाला, वो कितना आया था आपके 52.4 अराउंड, और BCC का अपन ने निकाला था, वो कितना आया था अपने 68%, और FCC का एक कर लिया एक और, वो आया अपने पास 74%। तो ये तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, और अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये अपना टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी, पेज सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस बनेगा। तो आपको ऐसे सॉल्यूशन देना है। अदरवाइज आपको अगर छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले तो आपके पास सामने ये तीनों वैल्यू गिवन है, बस इतनी वैल्यू को याद रखना है आपको, और करने का तरीका भी आपको बता दिया है कि कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। थोड़े से क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मान लो कभी कभार आ जाते हैं, और अपन ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं किए तो फिर वही दिक्कत आती है, आगे अपन कैसे किसी क्वेश्चन को अटेंड करें और कैसा उसका आंसर निकालें। तो नेक्स्ट अपन रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको तरीका समझ में आएगा। इन द क्रिस्टल लैटिस, इन क्रिस्टल लैटिस कैपिटल A particles are present at the corner of cube, and capital B particle are present at the center of each face.
each face, find out formula of crystal लैटिस। तो अपन को क्रिस्टल लैटिस का एक फॉर्मूला बनाना है। सिंपल, इतना लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। आपको कैसे करना है ये अपन अभी समझाते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अपना इन क्रिस्टल लैटिस में ए पार्टिकल, कैपिटल ए पार्टिकल्स जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, और बी पार्टिकल्स जो अवेलेबल है एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, एंड द फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल लैटिस। आपको किसका फॉर्मूला निकालना है, क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। अब ये करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार डायग्राम समझाते हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो ये एक डायग्राम है। अब देखो, इसने ये बोला है कि कॉर्नर्स पे अवेलेबल है, कौन सा वाला, कैपिटल ए। तो आप है ना इसको मानो कि भाई कैपिटल ए वाला जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, ये कॉर्नर्स पे, ये ए अवेलेबल है, यहाँ पे ए अवेलेबल है, ये ए। और बी वाला जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, वो इसने बोला है कि एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो ये फेस है, ये फेस पे सारे बी वाले पार्टिकल्स। तो अपन यहाँ बी लिख देते हैं, बी वाला दिख रहा है आपको फेस के सेंटर पे। अब अगर अपन रेशियो निकालें तो ए पार्टिकल का जो रेशियो आएगा, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/8 × 8, क्योंकि ये सारा कॉर्नर्स पे और इसका वैल्यू कितना आया, एक क्यूब के अंदर 1। और अगर बी का निकालना है तो बी इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, 1/2 × 6। तो मेरे पास आंसर आया 3। अगर इनको रेशनलाइज करें, रेशियो में चेंज करें, तो ए का रेशियो 1 और बी का रेशियो 3, ए का रेशियो 1 और बी का रेशियो 3। तो फॉर्मूला बन जाएगा AB3। कौन सा फॉर्मूला बना, AB3। तो ये AB3 जो फॉर्मूला है ये किसका है, अपने जो क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें ए और बी पार्टिकल्स अवेलेबल है। और वो कहाँ पे अवेलेबल है, ए एट द कॉर्नर एंड बी एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने पास किस तरीके से इसका आंसर निकालना है। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ताकि आपको इसमें रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है वो समझ में आ जाए।